मेरा वादा है, ये इरादा है, इतिहास पढ़ाऊंगा मैं अपने चैनल में, आप लोगों को जॉब दिलाऊंगा मैं। मेरा विश्वास कर लो, मेरी बात को समझो, मेरा विश्वास कर लो, मेरी बात को समझो। इसको शेयर लाइक कर दो, साथ ही सब्सक्राइब कर लो, साथ ही सब्सक्राइब कर लो। घंटे को भी तुम दबा दो, घंटे को भी दबा दो। तो हेलो 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 दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ दिल्ली सल्तनत का इतिहास, जो कि ये चौथा वीडियो एवं पांचवा वीडियो इसी क्रम से चल रहा है। तो हमने जैसे कि पढ़ा था इसके पहले तुगलक वंश, तो दिल्ली सल्तनत के 5 जो वंश थे उन वंशों में हम पढ़ाई करने जा रहे हैं और आपको समझाएंगे। इतिहास का संपूर्ण श्रृंखला चल रही है। इस हिसाब से अब ये जो नेक्स्ट आ रहा है तुगलक वंश के पश्चात सैयद वंश, सैयद वंश के साथ साथ लोदी वंश, तो दिल्ली सल्तनत की कहानी में खत्म करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने गाने में कहा था, इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लो, तो कर लो, क्योंकि इसी प्रकार से हम रोमांचक चीजें देते जाएंगे, साथ ही साथ अपनी हम गुणवत्ता भी देते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास गुण है वो भी आपको दिखाएंगे। तो शेयर जरूर बनता है, सब्सक्राइब बनता है, तो प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते जाएं। अगर जो चीज अच्छी लग रही है आपको तो उसको बताते जरूर चलें कि अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ साथ अब अगला वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो करते चलिए। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें एवं ऑल पर क्लिक करें। देखिए, दिल्ली सल्तनत का हम इतिहास के भारतीय मध्य इतिहास के तहत दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत काल जो था ये एक ऐसा काल था जिसमें मुसलमानों का एक लंबा सीरियल चला और यहाँ पर एक तुर्क शासकों का एक महाझमेला था। तो जैसे कि मैंने बताया था कि तुगलक वंश तक ही तुर्क लोगों ने शासन किया। इसके पश्चात से सैयद वंश जो था, तो सैयद वंश एक मंगोल शासक था, मंगोलों से आया था, मध्य एशिया से आया हुआ जो शासक था मंगोल, जिसको तैमूर लंग कहते हैं, उसने यहाँ पर आक्रमण किया और जब यहाँ से चला गया तो अपना एक सेनापति यहाँ पर छोड़ गया, तो वो यहाँ पर शासन करता है। तो इसके साथ ये पढ़ेंगे कि सैयद वंश में क्या क्या हुआ था। छोटी मोटी कहानी, ज्यादा कुछ बड़ा पूछा नहीं जाता, फिलहाल इसके संस्थापक के रूप में पूछ लिया जाता है। तो ओके, इसी प्रकार से बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लास्ट में कुछ गरमा जाता हूँ मैं तो बहुत अच्छी चीजें बताता हूँ, बुलेट की तरीके का हूँ, ठीक है। तो जैसे कि सैयद वंश है, तो ये 1414 से स्टार्ट हुआ था। 1414 में ये बैठा था सर्वप्रथम, यहीं पर जो रुक गया था। ये कुछ मतलब कि राज्य थे जिनको जीत करके तैमूर लंग गया था। तैमूर लंग को मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो उसमें मुल्तान एवं लाहौर और दीपालपुर ये राज्यों को जीत करके यहाँ से धन लूट कर, जैसे तैमूर लंग चला जाता है मध्य एशिया, मंगोल था वो चला जाता है, तो इसको जब छोड़ जाता है खिज्र खां को, तो ये यहाँ पर शासन स्थापित करना चाहता है। और जैसे स्थापना कर लेता है तो साथ ही साथ इसने दौलत मतलब एक वो था, राजा था दौलत, वहां पर वो शासन दिल्ली में करता होता है, तो वहां भी आक्रमण कर देता है, दिल्ली का कब्जा कर लेता है। अब वो शासन करने लगता है तो सैयद वंश की नींव डल जाती है दिल्ली में। तो इसके पश्चात सैयद वंश कहां से कहां तक चला? 1414 से 1451 में चला। ओके, ये चीज को ध्यान रखिएगा, इतना ही पूछता सबसे ज्यादा में। खिज्र खां की बात करें तो खिज्र खां ने इतना कार्य किया कि देखिए, खिज्र खां इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। जब तक इसने शासन किया था तो सुल्तान की पदवी नहीं इसने धारण की थी। क्यों? क्योंकि इसका जो पिता नहीं, जो कि मतलब इसका माई बाप था, जिसकी छत्र छाया में ये आया था, तो वो उनके अधीन कार्य किया करता था। तो इसने सुल्तान की पदवी न धारण करके इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण करके इसने कार्यभार को संभाला और सल्तनत को चलाया। रैयत ए आला की पदवी से मतलब चलाता रहा, सुल्तान की हैसियत से नहीं चलाया इसने।
और ये सुल्तान तो नहीं रहा, ये रैयत आला की ऊपर भी संतुष्ट था और चला था। आगे देखिए तैमूरलंग जो था इसका ये सेनापति था, और जब ये जा रहा था तो ये मुल्तान, लाहौर और दिलपात को छोड़कर चला गया, जिसमें इसने शासन किया। साथ ही साथ इसने दिल्ली को आक्रमण करके वहां पर कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं कि देखिए यह नियमित रूप से शाहरुख खान जो कि तैमूरलंग का लड़का था शाहरुख, वो जब शासन गद्दी संभाल लिया था मंगोल मध्य एशिया में अपना वहां पर, तो ये यहाँ से कर भेजा करता था उसको। मतलब जब उसका शासन चल रहा, उसके अधीन है ये, तो कर तो भेजेगा तो कर भेजा करता था। आगे देखिए, अब देखिए कहानी आती है कि ये इसकी कहानी यही समाप्त हो जाती है। आगे का जो शासक बनता है, इसकी मृत्यु 1421 में हो जाती है, इस शासक की, सैयद वंश के खिद्र खां की। इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसके पश्चात उसका लड़का जो बनता है मुबारक खां गद्दी में बैठता है दिल्ली के सल्तनत में। और इसको इतना पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पिताजी मंगोलों से दब के रहे हैं, लेकिन ये बफला जाता है और इस सुल्तान की पदवी धारण करके दिल्ली में बैठ जाता है, अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। तो देखिए मुबारक खां सुल्तान की उपाधि धारण करके शाही की उपाधि भी धारण कर लेता है। देखिए सुल्तान की पदवी धारण करता है, शाही के भी, मतलब कि शाही में शाही खानदान जिनका नाम कहते हैं, तो शाही की पदवी भी धारण करके ये बैठता है। आगे देखते हैं, मुबारक खां के दरबार में एक कवि था, एक मतलब कि मुबारक खां अपने संरक्षण में कवि रखता था, जो कि उसके बारे में कुछ कहानी लिख कर गया है, जिसके बारे में पता चलता है। जैसे कि याहिया बिन सरहिंदी पूछता है, पीसीएस एवं इसमें यूपी में बहुत ज्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन है कि मुबारक खां के दरबार में कौन सा मतलब कवि था। तो याहिया बिन जो तुगलक था, मतलब याहिया बिन सरहिंदी, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं कि कौन सा ऐसा मतलब कवि था जो मुबारक खां के राज दरबार में रहा करता था। तो याहिया बिन सरहिंदी ये पूछा करते हैं, बार बार क्वेश्चन ये बनता है। अब इसके पश्चात इसने एक कार्य करवाया था, यमुना किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी इसी मुबारक शाह ने, जो कि सैयद वंश का था। ये भी पूछ लेता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पूछता, बट पूछता है। इसके पश्चात ये होता है, मुबारक खां का एक भतीजा होता है, जो कि जिसका नाम लास्ट शासकों में गिना जाता है इस सैयद वंश के। तो मुबारक खां का भतीजा अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का लास्ट शासक था, जो कि इसने सैयद वंश की लास्ट रूप से इसने मतलब निभाया, और इसके पश्चात दूसरा वंश यहाँ पर आ जाता है। तो इसका शासनकाल जो रहा 1443 से 1451 तक इसका शासनकाल रहा, जो कि लास्ट था। और जो मतलब कि मुबारक खां बैठा था, जब मतलब बैठा था गद्दी में, तो 1434 में बैठा था, 1434 में, और 1443 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अपने भतीजे को गद्दी सौंप देता है, और भतीजा कौन है ये, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। तो ये इसकी मृत्यु यहाँ हो जाती है। इसके पश्चात लोधी वंश स्टार्ट हो जाता है। तो इतना ज्यादा मतलब विस्तार नहीं इसका बताया जाता, क्योंकि कोई मतलब नहीं। और एक खास बात कि जो ये सैयद वंश था, तो सैयद वंश ये पैगंबर के वंशज अपने आप को कहा करते थे। पैगंबर के वंशज मतलब कि जो मोहम्मद साहब पैगंबर थे, तो उनका ही मतलब वंशज बताया करते थे। हालांकि किसी इतिहासकार ने बताया कि ये भी गलत है, ऐसा नहीं है, फिलहाल इन्होंने ऐसा बताया है। आगे देखते हैं, लोधी वंश के बारे में चलते हैं। तो लोधी वंश क्या है, लोधी वंश के एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं लोधी वंश के बारे में। तो देखिए 1451 से 1526 तक लोधी वंश चलता है। 1526 तो आपको पता होगा कि लास्ट में पानीपत के युद्ध में बाबर आकर के इसको मार देता है, इब्राहिम लोधी को, और यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो इसके बारे में चलो चलते हैं। तो देखिए लोधी वंश का जो पहला शासक था बहलोन लोधी इसका संस्थापक था लोधी वंश का। साथ ही साथ अगर हमारे हिसाब से देखें इसको याद करने के लिए, तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बकलोल लोधी। हमारे हिसाब से हम याद करते रहे, पहले कर लिया करते थे याद करने के लिए, बकलोल लोधी याद कर ले, लेकिन देखो बहलोन लोधी जो है, तो ये संस्थापक थे लोधी वंश के। इसके पश्चात इसका लड़का जो था, तो
इसके 9 लड़के हुए थे बहलोन लोदी के। उनमें से तीसरे नंबर का लड़का जो था सिकंदर लोदी, इसका सिकंदर लोदी नाम था। सिकंदर लोदी ने शासन किया और सिकंदर लोदी के पश्चात इसके 2 लड़के हुए, जो इसका नाम था जलाल खा मतलब जलाल अलग था, खा मतलब खान, ये हो गया। फिर एक इसके पश्चात दूसरा लड़का होता है इब्राहिम लोदी, बट इनको बंटवारे में अलग अलग स्थान मिल जाते हैं। जलाल खा को जौनपुर का क्षेत्र मिल जाता है, वहां का शासक घोषित कर दिया जाता है। इब्राहिम लोदी को दिल्ली का शासक घोषित कर देते हैं। कौन करते हैं? ये अमीर लोग करते हैं जब ये सिकंदर लोदी मर जाता है। बशर्ते सिकंदर लोदी ही इस वंश का प्रतापी राजा था और कुछ ऐसे कार्य करवाए जिसकी वजह से लोदी वंश आज भी नाम लिया जाता है। तो इनके कार्यकालों में थोड़ा दृष्टि डाल लेते हैं। देखिए, लोदी वंश जो चला था 1451 से इसका चला है 89 तक चला है। लोदी मतलब बहलोन लोदी का मतलब अपना शासन जब किया तो 1451 से ये चला है 1489 तक इसका शासन काल चला बहलोन लोदी का। फिर इसके पश्चात बहलोन लोदी की कुछ बात कर लें। इसने बहलोल सिक्के चलवाए थे जो कि मुगल कालीन तक भी चलते रहे। बहलोल सिक्के पीतल और तांबे के बनवाए थे, उनका नाम बहलोल सिक्के के नाम से रखा गया था। फिर इसके पश्चात ये जो था इसने कुछ उपाधि धारण की थी। बहलोल शाह गाजी की उपाधि से ये बहलोल लोदी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की थी बहलोल लोदी ने। और इसकी उपाधि में जब ये बैठा था, फिर इसका शासनकाल जब समाप्त हो जाता है सन 89 में 1489 में, इसके पश्चात सिकंदर लोदी बैठता है। सिकंदर लोदी बैठने के पश्चात फिर जलाल खां और इब्राहिम लोदी को अलग अलग बंटवारे दे दी जाती है, अलग अलग मतलब जगह दी जाती है। आगे देख लेते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। इसका ज़्यादा इब्राहिम लोदी का सिर्फ ये उसके नाम पर आता है कि संस्थापक के रूप में इसका लिया जाता है। इसके पश्चात कोई इसके ज़्यादा विवरण नहीं है। हालांकि मैंने बताया कि कुछ इसके सिक्के चलवाने का जो काम था बहलोल सिक्के का, तो ये सिक्के चलवाए थे। एक ये इम्पोर्टेंट इसकी कहानी, बाकी कुछ नहीं। आगे देखते हैं सिकंदर लोदी के बारे में बताते हैं कि सिकंदर लोदी जो था, तो सिकंदर लोदी बहुत प्रतापी राजा था। कुछ ऐसे कार्य करवा के गया जिसकी वजह से उसका नाम आज भी लिया जाता है। जैसे कि आपने आगरा का नाम सुना होगा। आगरा में क्या है? ताजमहल है और साथ ही साथ किला भी है। तो ताजमहल और किला जो बने हैं, एक तो मुगल काल की ये देन है, मुगल सल्तनत की मतलब देन है। बशर्ते आगरा की अगर बात करें कि आगरा को स्थापित किसने करवाया था? इसी सिकंदर लोदी ने करवाया था। तो देखिए, सिकंदर लोदी जो था प्रतापी राजा था इस वंश का, लोदी वंश का। और इसने 1504 में आगरा की स्थापना करवाई थी, आगरा शहर की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि बार बार पूछा जाता है और आप याद रख लीजिएगा। 1504 में किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का संस्थापक था जो कि सल्तनत काल का था। और इसके साथ ही इसने उसी की राजधानी 1506 में आगरा को राजधानी भी बनवाई और वहां पर कुछ शासन किया। दिल्ली से आगरा ले गया था ये राजधानी। फिर इसके पश्चात क्या होता है कि कुछ कार्य ऐसे करवाए। कृषि के क्षेत्र में इसने अपना ध्यान दिया और उसमें भी कुछ ऐसे कार्य निकलाए, जैसे कि कृषि के विकास के लिए गजे सिकंदरी की एक मतलब कि माप के लिए गजे सिकंदरी एक पैमाना बनवाया जिसका नाम गजे सिकंदरी था। ये भूमि को नापने के लिए बनवाया गया था। भूमि को नपवाया था उसने, नपवा करके एक व्यवस्थित मतलब कि भू राजस्व कर उसमें लगवाया था कि मतलब कितना 10 कुंटल में 5 कुंटल तो आना चाहिए और पूरे भूमि को नपवा करके। अगर वो पूरे क्षेत्र में 400-500 अगर बीघा जमीन हुआ करती थी तो उसका अगर एक निर्धारित मतलब कि दे देता था आंकड़ा कि मुझे 400-500 बीघे जमीन की सीधा मुझे 100 बीघा की सीधे फसल मेरे पास आनी चाहिए। इस प्रकार से इसने पैमाइश करवाई थी, मतलब भूमि की नपवाया था। तो वो उसका यंत्र का नाम था गजे सिकंदरी, ये एक नाम था। इसके साथ साथ गुलरुखी एक ऐसा था कि गुलरुखी इसका नाम भी देखिए मिल जाता है कि गुलरुखी किस शासक का नाम है। तो ये देखिए गुलरुखी इसी का उपनाम है सिकंदर का। किसका? सिकंदर लोदी का उपनाम है। इसी के शीर्षक से ये अपनी कविताओं को लिखाया करता था या लिखा करता था। कुल मिलाकर कुछ विद्वान भी था, पढ़ा लिखा था।
तो गुलरुखी शीर्षक के नाम पर इसने फारसी में कविताएं लिखवाई थी। तो फारसी में इसने कविताएं लिखवाई थी और इसके पश्चात कुछ ऐसे काम करवाए जैसे कि आयुर्वेद ग्रंथ जैसे था, आयुर्वेद ग्रंथ था, संस्कृत का आयुर्वेद ग्रंथ था, उसका चेंजमेंट करवाया था। किसमें? फरहंगे सिकंदरी में करवाया था। फरहंगे सिकंदरी में अनुवाद करवाया था। मिल जाता है क्वेश्चन कि फरहंगे सिकंदरी का अनुवाद किसने करवाया था? तो सिकंदर लोदी ने करवाया था, जो कि हिंदी का, ये संस्कृत का एक आयुर्वेद ग्रंथ था, मतलब जिसमें चिकित्सा होता है, आयुर्वेद ग्रंथ वही है। फिर इसके पश्चात कुछ ऐसे कार्य थे जैसे कि ताजिया। ताजिया आज के समय पर निकालते हैं, जो कि मुस्लिम धर्म का एक बहुत ज्यादा त्योहार होता है, मनाया जाता है। तो ताजिया निकालने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। सबसे पहला शासक यही था जिसने ताजिया निकालने पर क्या करवा दिया था? प्रतिबंध लगाया था। और पीर एवं मजार एवं जैसे संतों के पास जाने में महिलाओं को जैसे जाती थी उनको भी प्रतिबंधित कर दिया था। यही शासक था जिसने महिलाओं को मजार एवं संतों के पास जाने में मना कर दिया था। मतलब कि संत या फिर सूफी संत हुआ करते थे, पीर बाबा हुआ करते थे, उनके पास महिलाएं नहीं जाएंगी, ऐसा उसने फरमान जारी किया था। ये इसकी कहानी थी। आगे देख लेते हैं। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया था। ये क्वेश्चन मिलता है कि नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा करके उसकी मूर्ति को मांस जो बेचा करते थे लोग, उनको दे दिया था कि इसको तौलो, इससे तौल कर बेचो। मतलब कि एक बटवे का काम करता था, ऐसा काम करवाया था इसने। तो कई मंदिर भी ध्वस्त करवाए थे इसने, मतलब सिकंदर लोदी ने हिंदू वंश के, मतलब कि काफी मंदिरों को नुकसान दिया था इसने, तोड़वा दिए थे। नहीं, यहाँ पर अगर प्राचीन सभ्यता से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हिंदुओं का सबसे पहले शासन रहा है। बीच में जब आक्रमण, अरबी आक्रमण या तुर्क आक्रमण हुए, फिर मुसलमानों का यहाँ पर जमघट हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे, लेकिन काफी तो तोड़वाए गए। एक तो विवाद इसमें चलता है, देखिए बाबरी मस्जिद में चला अभी अयोध्या में, वहाँ पर राम मंदिर था, फिर बाबर ने वहाँ पर बाबरी मस्जिद का स्थापना करवाई। फिर इसके पश्चात उन्होंने कुछ शासनकाल आए गांधी युग में, तो फिर तोड़ दिया गया। इस हिसाब से आप विवादित जमीनें आज भी डली हैं बहुत सारी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा करके, उसकी मूर्ति को तोड़वा करके, मूर्ति के जो होते हैं मतलब कि मलबा निकलता है, उसको मांस मतलब कि बेचने के लिए दे देता है, उसे तौल कर बेचो। ये इसने कार्य करवाया था। पूछता भी है, ये क्वेश्चन पूछता है, और जो कि IAS में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये घुमाकर पूछा था इसने। ठीक है, तो देखिए अब कहानी आती इब्राहिम लोदी की। ये देखिए जो बना था, तो 1517 में इब्राहिम लोदी ये शासन किया था, मतलब बैठ गया था। और बैठने के बाद फिर इसने कुछ कार्य किए, जो कि लड़ाई की, एक ऐसी लड़ाई की जिसमें ये हार गया था। राणा सांगा आप जानते होंगे, जो कि राजस्थान क्षेत्र से राणा सांगा आया करते थे। तो राणा सांगा से इसका युद्ध एक बार हुआ था, ये हार गया था। और ऐसे में बाबर ने इतना अच्छा लाभ उठाया और इसको फिर जान गया था कि ये मतलब हार जाएगा और मतलब फालतू का राजा है, फालतू बैठा है, तो वहां से आक्रमण कर दिया। करने के पश्चात इसको इब्राहिम लोदी को वहीं मार दिया गया था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था जिसको जान से रणभूमि में ही मार दिया गया? तो यही था, इब्राहिम लोदी को ही मारा गया। तो दिल्ली सल्तनत में ऐसा फर्स्ट राजा था जिसको रणभूमि में ही मार दिया गया था, तो इब्राहिम लोदी को मारा गया था। तो देखिए इब्राहिम लोदी की बात कर लेते हैं। तो देखिए तोफली में एक युद्ध किया था इसने 1518 में। तो इसने युद्ध किया था, जैसे ही बैठता है उसके 1 साल बाद युद्ध करता है राणा सांगा के साथ, और वो हार जाता है। ठीक है, लोदी मतलब ये इब्राहिम लोदी हार जाता है, राणा सांगा विजय होता है। आगे देख लेते हैं कि इसका क्या होता है कि 21 अप्रैल 1526 का एक महान मतलब की बात आती है, बार बार पूछा जाता है पानीपत के युद्ध के बारे में। तो पानीपत का जो युद्ध होता है, इसमें बाबर ने और इब्राहिम लोदी ने संघर्ष किया, और पानीपत के युद्ध में बाबर विजेत होता है और इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है। फिर इसके पश्चात ये बाबर के कुछ ऐसे मतलब कारनामे थे जिनसे ये हारना तो इसको पड़ेगा ही। लेकिन एक बात और भी है
कि बाबर के पास एक छोटी सी मतलब सेना थी, ज़्यादा बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उसमें भी वो बहुत ज़्यादा चापलूस सेना थी। और इब्राहिम लोदी की तो बहुत बड़ी सेना थी, उसके मुकाबले 10 गुना बड़ी थी, फिर भी वो हार गया। अब देखते हैं कि बाबर ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसको हारना पड़ा। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले मैं बात बताता हूँ कि बाबर को मतलब कि बुलाया गया था इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए। तो दिल्ली के अमीर लोग या सरदार लोगों ने ही निमंत्रण दिलाया था बाबर को कि आओ, आकर के हमारे राजा को हराओ, क्योंकि ये कुछ ही काम लायक नहीं है, सिवाय ये मौज मस्ती करता है, चिड़िया बल्ला खेलता है। तो इस हिसाब से बाबर आया, इसको बहुत भूत बना दिया मार के, है। तो फिर इसके पश्चात मार ही दिया, क्या मतलब हुआ। और उसका जो बुलाया गया था, तो इसका जो था, तो सबसे पहले इसका चाचा था, चाचा इब्राहिम लोदी का जो चाचा था उसने बुलाया था आलम खान। आलम खान नाम था इसके चाचा का। इसने निमंत्रण दिया था बाबर को आने के लिए, युद्ध करने के लिए। साथ ही साथ पंजाब के जो शासक थे दौलत खान लोदी, पंजाब का जो शासक था दौलत खान लोदी, उसने भी निमंत्रण दिया था कि इब्राहिम लोदी को आओ मारो। तो इस हिसाब से बाबर ने इसको तो मारा, साथ में इन लोगों को भी मार के भूत बना दिया। इस हिसाब से इनका भी खात्मा हो गया। इसने ऐसा क्या काम किया था, जैसे छोटी सी सेना लेकर के इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। बाबर की कुछ चापलूस सेना का कुछ कारनामा ही था। बाबर पहली बार भारत में ऐसा प्रयोग हुआ था, जो कि इतिहास में अगर देखा जाता है कि तोप खाने का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था, किस युद्ध में हुआ था। तो देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तोप खानों का प्रयोग किया गया था, तोपों का प्रयोग हुआ था, जो कि बाबर की सेना ने चलाए थे। और बाबर की सेना में ऐसे कौन सी मतलब कि 2 ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने ये तोपें चलाई थी। तो सबसे पहले इतिहास में तोप चलाने का मतलब साक्ष्य जो मिलता है, तो ये हमारे बाबर दाऊद से मिलता है। बाबर ही थे जो सर्वप्रथम इतिहास में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था अपने युद्ध में। तो देखिए इसकी सबसे अच्छी रणनीति थी, जो कि तुगलमा पंथी मतलब कि युद्ध नीति का प्रयोग करके ये विजय हुआ था। पूछता है क्वेश्चन कि किस युद्ध शैली से बाबर ने मतलब पानीपत के युद्ध में विजय हुआ था। तो तुगलमा पंथी जो है उसकी नीति थी। आगे देखते हैं कि बाबर के जो 2 तोपची थे उनका नाम जरूर पूछ लेता है, मतलब कि एग्जाम में। तो इनके 2 मतलब उस्ताद थे, उनका नाम बार बार पूछता है, तो उसको ध्यान रखिए। उस्ताद अली एवं उस्ताद मुस्तफा, उस्ताद अली एवं उस्ताद मुस्तफा, ये 2 ऐसे मतलब उस्ताद थे इसके बाबर के, जिन्होंने ये युद्ध को सीधा निर्णायक में बदल दिया था। बहुत भीषण युद्ध हुआ था। तो पूरा ये समाप्त हो जाता है। अब देखिए बाबर वंश स्टार्ट करने से पहले मैं पहले आपको उन इतिहास में जरूर झांकने को मौका दूंगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि तुगलक वंश में दक्षिण भारत में भी विजयनगर सम्राट और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो अब थोड़ा उनको भी मतलब कि देख लेंगे, फिर इसके पश्चात बाबर वंश में टर्न करेंगे। तो कुछ उनमें भी चलेंगे, बराबर पूरे भारत का इतिहास लेकर चलना है। तो इसी प्रकार से बने रहिएगा, देखते रहिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। देखिए आपकी अभी हमें जो है मतलब आप अगर अभी हमें सपोर्ट करते हैं तो बहुत जल्दी हम बहुत अच्छी इसमें और भी प्लान में काम करेंगे। तो लेकिन इसको अगर आप शेयर करें, सब्सक्राइब बढ़ रहा है तेजी से, तो हम उतना ही हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है। तो इसको शेयर सब्सक्राइब करना आपका धर्म है और हमारा पढ़ाना धर्म है। तो इसी प्रकार से आप बनते रहिए। देखिए पसीना भी छूट रहा है, ऐसी बात नहीं है, खून पसीना तो नहीं, ओनली पसीना है। तो इसको शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्त वगैरह में, पक्का शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है।